तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स की। इनकी दुनिया काफ़ी बड़ी और उलझी हुई है ना। अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने एक तरह का एटलस या कह लीजिए एक नक्शा तैयार किया है। और देखिए, ये एक बहुत ही आम चुनौती है। चाहे कोई सालों से इस फील्ड में हो या फिर कोई नया इंजीनियर हो, सही स्टैंडर्ड ढूंढना कभी कभी एक भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा लगता है। पर अच्छी बात यह है कि हर भूल भुलैया का एक नक्शा होता है। तो हमारा मकसद यहाँ बहुत सीधा सा है, इस उलझे हुए से लगने वाले सिस्टम को थोड़ा सुलझाना, उसे व्यवस्थित करना। हम क्या करेंगे कि इन सारे स्टैंडर्ड्स को लॉजिकल ग्रुप्स में बांट देंगे। इससे होगा ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही डॉक्यूमेंट्स को पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम अपनी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कोर इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स, फिर रेगुलेटरी और कंप्लायंस का पूरा ढांचा, इसके बाद सपोर्टिंग और स्पेशलिस्ट स्टैंडर्ड्स पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में इस पूरी जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करना है इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स की। इनको किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की नींव या बुनियाद समझ लीजिए। ये वो रूल्स हैं जो हर काम का आधार बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मैकेनिक के टूल किट में सबसे ज़रूरी औजार होते हैं। अब इस ग्रुप का जो हीरो है वो है AS/NZS 3000, जिसे सब लोग वायरिंग रूल्स के नाम से जानते हैं। सच कहूं तो यही सब कुछ की जड़ है। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि मरीजों वाले एरिया के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेबल स्ट्रक्चर्स और समुद्री इंस्टॉलेशंस के लिए, वो सब इसी बुनियाद पर बनाए गए हैं, बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिस्टम के दिल की, यानी पावर की। सही केबल चुनना कितना जरूरी है ना? इसके लिए AS/NZS 3008 एक बहुत ही अहम गाइड है। और इसी तरह जो बहुत क्रिटिकल जगह हैं, जैसे अस्पतालों में इमरजेंसी पावर सप्लाई या फिर जनरेटर सेट्स, उनके लिए भी खास स्टैंडर्ड्स हैं ताकि पावर सप्लाई कभी ना रुके। अच्छा, इंस्टॉलेशन तो हो गया, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन, यानी ये पक्का करना कि सब कुछ सेफ है और नियमों के हिसाब से है। AS/NZS 3017 और 3019 इसी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस देते हैं। इनके अलावा बिजली से बचाव और फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स जैसी खास चीज़ों के लिए भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। और इस सेक्शन के आखिर में कुछ खास सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, जैसे अर्थ पोटेंशियल राइज या EPR। ये हाई वोल्टेज फॉल्ट के टाइम टेलीकॉम इक्विपमेंट को बचाता है और इसके लिए अपने अलग नियम कानून हैं। ठीक वैसे ही जो ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन पावर सिस्टम होते हैं, उनके डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन के लिए भी खास स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, रेगुलेटरी और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसको ऐसे समझिए, अगर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि गाड़ी कैसे बनानी है, तो ये फ्रेमवर्क सड़क के नियम हैं। ये कानूनी तौर पर मान्य ही पड़ते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर कोई सेफ्टी के साथ काम करे। पूरी लिस्ट देखने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, NZECP यानी न्यूजीलैंड इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस। ये कोई मामूली गाइडलाइन नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जारी किया गया एक कानूनी तौर पर बाध्यकारी कोड है, जो इलेक्ट्रिकल सेफ डिस्टेंस जैसी बहुत जरूरी चीजों को तय करता है। तो देखिए ये पूरा कानूनी ढांचा काम कैसे करता है। सबसे ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और सेफ्टी रेगुलेशंस। फिर इनके नीचे आते हैं NZECP 34 जैसे खास कोड्स, और साथ ही न्यूजीलैंड बिल्डिंग कोड के क्लॉज G9 और H1 भी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, जिसे हम एक्सटेंडेड टूल किट कह सकते हैं। इसमें हम उन स्टैंडर्ड्स पर नज़र डालेंगे जो खास इक्विपमेंट, दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड्स और टेलीकॉम से जुड़े हैं। ये सब मिलकर ही एक कंप्लीट और इंटीग्रेटेड डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस टूल किट में सबसे पहले बात करते हैं स्विच गियर, कंट्रोल गियर और प्रोटेक्शन की। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफली कंट्रोल करते हैं और उसे बचाते हैं। यहाँ वो की स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे इंजीनियर्स का रोज पाला पड़ता है, जैसे कि 3439 सीरीज पूरी स्विच गियर असेंबली को कवर करती है, जबकि दूसरी सीरीज जैसे कि 3947 और 6947 अलग अलग कंट्रोल गियर और कंपोनेंट्स के लिए हैं। साथ ही फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स के लिए भी अपने खास स्टैंडर्ड्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो बहुत अलग अलग तरह के हैं, पर इनका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक से काम करें। इसमें कंड्यूट से लेकर भूकंप के दौरान परफॉर्मेंस और टेक्निकल ड्राइंग तक सब कुछ शामिल है।
ये लिस्ट देखकर अंदाजा लगता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिजाइन कितना बड़ा और जुड़ा हुआ काम है। सोचिए, इसमें लिफ्ट के स्टैंडर्ड्स भी हैं, ईएमसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी भी है, आईपी रेटिंग्स भी हैं और यहाँ तक कि टेक्निकल ड्राइंग के नियम भी। ये सब मिलकर ही एक तालमेल वाला सिस्टम बनाते हैं। इस सेक्शन के आखिरी हिस्से में अब हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार से जुड़े स्टैंडर्ड्स की। आज के ज़माने में जहां हर बिल्डिंग कनेक्टेड है, ये एक बहुत ही ज़रूरी एरिया बन गया है। आजकल की मॉडर्न बिल्डिंग्स में एक मजबूत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। AS/NZS 3080 जो है वो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग की नींव रखता है। बाकी के स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि केबल कहाँ से जाएगी, उसके लिए कितनी जगह चाहिए और इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ताकि एक भरोसेमंद नेटवर्क बन सके। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। हमने इस एटलस को तो देख लिया, पर अब असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। और एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, ये जो पूरी जानकारी है ये एक नक्शा है, एक गाइड है जो सही स्टैंडर्ड तक पहुंचने में मदद करता है। ये खुद उस स्टैंडर्ड को पढ़ने, समझने और लागू करने का कोई शॉर्टकट या विकल्प बिल्कुल नहीं है। और ये सबसे ज़रूरी चेतावनी है, हमेशा, और मेरा मतलब है बिना किसी भी अपवाद के, जो भी लागू स्टैंडर्ड्स और नियम हैं उनके सबसे लेटेस्ट ऑफिशियल वर्जन को ही रेफर करना है। ये एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो रेफरेंस मैप है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, नए ग्रेजुएट्स, काम कर रहे इंजीनियर्स और साथ ही एसेट ओनर्स, इंस्पेक्टर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स, यानी हर उस प्रोफेशनल के लिए है जो अपने काम में और ज़्यादा क्लैरिटी चाहता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, आज जिन स्टैंडर्ड्स पर हमने बात की, उनमें से कौन सा स्टैंडर्ड किसी के अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है? इस पर सोचने से ये सारी जानकारी और भी काम की लगेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।